हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशिप। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया था वाटर डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं और किन किन चीज़ों पे वेरी करती है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन वाइज वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ उसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत कर लेना। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब ये वाला इसका वेटेज होता है और पूछा भी जाता है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स क्लियर करना है। किस चीज़ के बेसिक्स? केमिस्ट्री के बेसिक्स, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो हेडिंग लिखो, क्या मतलब होता है इसका, स्टोइचियोमेट्री, है ना। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, पहले, और उसके बाद हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला लिखो मॉलिक्यूलर वेट। स्टोइचियोमेट्री मतलब केमिस्ट्री, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम्स में। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स, हाइड्रोजन, है ना। ऐसे मान लो हमारे पास सोडियम है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऊपर 11, 23, कुछ भी हो, जैसे कैल्शियम का तो 20, 40, Mg का 12, 24, इस तरह से रहता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूलर वेट, है ना। या फिर उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, क्योंकि यहाँ पे एटम है। और ये क्या रहता है? एटॉमिक नंबर मिल जाता है, और एटॉमिक वेट ये होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सभी का वेट हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO3, है ना, क्या क्या हो जाएगा? Ca का कितना है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है, 3 एटम्स है, और ऑक्सीजन का है 16, तो कितना हो जाएगा ये? 100। ठीक है, एलम, एलम नेक्स्ट है एलम में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं, उनका मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनका जैसे ये 100 है, ये आपको याद करना है, याद ही रखना है। ठीक है, एलम क्या है? Al2SO4 थ्राइस, तो 18H2O। कैलकुलेट करो इसका। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 इंटू 2 प्लस सल्फर 32, तो 3 इंटू सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस 18 इंटू हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे 666 ग्राम। ठीक है, ये 100 ग्राम्स H2SO4 या फिर किसी का भी MgSO4 या CaO, या फिर इनका आप इस वे में कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोलिकुलर वेट समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। फिर मोल्स, मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे 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 कैलकुलेट करते हैं? जमाना हो गया ना, भूलने के लिए पढ़ा था ना हमने तो सब। नहीं नहीं नहीं, काम आता है, काम आता है। ठीक है, मोल्स, ये मोल्स क्या होता है? ये क्वांटिटी होती है, जैसे हमने एक दर्जन, जिसमें 12
के सेट को हम डजन्स बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही मोल्स भी होता है। ये सिर्फ है ना एक क्वांटिटी हो गई ताकि हम इनको किसी ना किसी तरह कैलकुलेट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमने अभी कैलकुलेट किया था। या फिर एटम के मोल्स बताना है तो एटॉमिक वेट, है ना, ग्राम्स में, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। सपोज करो कि अभी जो हमने CaCO3 का कैलकुलेट किया था, है ना, यदि हमें बोला है कि 50 ग्राम हमें CaCO3 दिया तो उसमें कितने मोल्स हो गए, तो 50 डिवाइडेड बाई 100, आधा मोल 0.5 मोल। ठीक है। मेजर चीज़ ये है कि इट इज़ ऑलवेज इन ग्राम्स, है ना। यहाँ पे केजी होगा तो भी हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, है ना, ये हो गया मोल्स। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते थे, इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करना देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी, या फिर हम कहें चेंज इन इलेक्ट्रॉन या चेंज इन ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जो स्टेट चेंज होती थी कंपाउंड की, वो हो जाएगा, है ना। तो CaCO3 का डिसइंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, Ca2+ और CO3 2-, इस वे में होता है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। तो मोलिकुलर वेट इसका था 100/2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 15 ग्राम्स। समझ में आ गया। ठीक है। एलम का उसमें चेंज फैक्टर 6 का है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 CaCO3। ठीक है। हमारे पास 666, उसमें चेंज फैक्टर 6 का था, है ना, तो ये हो जाएगा 111 ग्राम्स। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट फॉर एलम। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए, है ना। एक्स फैक्टर भी बोलते हैं या फिर वैलेंसी बोलो डायरेक्ट। तो हम डिफरेंट कंपाउंड में लिखता हूँ, उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो, है ना। मैं लिखता हूँ 2-4 लाइम वैसे तो CaO होता है, लेकिन हमारा लाइम ये नहीं है। ठीक है। हमारा लाइम है CaOH ट्वाइस, जिसे हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं ना। तो ये नहीं है हमारे पास। जो भी लाइम यदि बोला जाएगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो लाइम इज दिस वन। इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो MgSO4 का। ठीक है। और कार्बोनेट्स का भी कर लो। कार्बोनेट्स कौन से होते हैं, जिनमें CO3 2- होता है। बाइकार्बोनेट्स का भी कर लो, कैलकुलेट करो इनका। बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, HCO3-। ठीक है। सोडा, ये 2-4 के कैलकुलेट करो, फिर मैं बता दूंगा। जिनको नहीं आएगा, है ना, तो उनको मैं बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेट करो जल्दी।
क्योंकि केमिस्ट्री में अभी इस चैप्टर में थोड़ा इनका काम है, हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के इस वाले चैप्टर में ये सब काम आएंगे। वैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना पड़ जाता है केमिस्ट्री, है ना, तो ये तो आना ही है। ठीक है, और हम और एक दो और दे देता हूँ मैं। Na2CO3, इसे सोडा बोलते हैं, और एक होता है हमारा कॉस्टिक सोडा, होता है NaOH। सबसे पहले क्या करो, इनका मोलिकुलर वेट निकालो। क्या होगा इसका, 40 प्लस 2 इंटू 17, 64, नहीं कितना हो गया, 17 इंटू 2 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 74। ठीक है, और इसमें चेंज कितने का हो रहा है, Ca 2 प्लस और OH माइनस 2 है ना, तो 2 का चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 74/2 37। ठीक है, MgSO4 में Mg का कितना था, 24 प्लस SO4 में 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाता है, ये मेरे पास लिखा है 120, है ना, तो 120, और इसमें चेंज फैक्टर वही 2 का, क्योंकि Mg कौन सी स्टेट में आ जाएगा, 2 प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। इसका करो जल्दी से, कार्बन 12 प्लस O3 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा हमारा 60/2 इज 30। बाइकार्बोनेट्स के लिए सेम, 1 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 61। चेंज फैक्टर इज 1, क्योंकि यहाँ पे जो भी था उसमें इसका चेंज 1 का आया है ना, इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो जाएगा 61/1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों का भी कैलकुलेट करो, है ना, कैलकुलेट करो जल्दी। एक्सरसाइज समझ में आ रहा है ना, कैसे कैलकुलेट करना है। सोडियम का कितना होता है, 23, तो 23 इंटू 2 इंटू प्लस 60 कर दो, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 106/2, कितना हो जाएगा ये 53, और इसका हो जाएगा 40/1 समझ में आ रहा है। चेंज फैक्टर इज वैलेंस इज 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, इसको ठीक से समझना, इसका बहुत अच्छा यूज है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान एक रिएक्शंस में ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। मतलब क्या होता है कि यदि दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इससे रिएक्ट करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ना। तो ये बहुत सिंपल सा एक टर्म बन जाता है जो हमारा केमिस्ट्री आसान कर देता है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लिख लो। पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट का ये
फॉर्मूला लिख लो कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अभी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट आगे लिखो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ any other compound to produce 1 gram equivalent of respective product in a reaction। ठीक है, और क्या क्या चीजें बच गई? नॉर्मलिटी, मोलारिटी, तो नॉर्मलिटी क्या होता था हमारा? व्हाट इज नॉर्मलिटी? कंसंट्रेशन की यूनिट है ना। नॉर्मलिटी ये होता था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमने क्या लिया, पानी लिया था मान लो, तो वो सॉल्यूशन पानी और नमक NaCl का सॉल्यूशन लिया, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट NaCl सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया वाटर, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। यदि हमने बोला था कि ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहता है एक रिएक्शन में, तो यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो हमारे पास हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी N1V1 इक्वल्स टू N2V2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहां लिख लो सिंस ग्राम इक्विवेलेंट इज कांस्टेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट है तभी हमने वॉल्यूम इधर ले गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन की यूनिट है और ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही मोलारिटी भी लिख लो, नॉर्मलिटी लिखवा दिया था, मोलारिटी भी लिख लो। नॉर्मलिटी को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि 1n सॉल्यूशन मतलब 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, वैसे ही 1m सॉल्यूशन मतलब 1 मोलार सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, 1 लीटर में 1 मोल है, यहाँ पे यदि 1n है तो 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना। 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 1 नॉर्मल, पर 1 लीटर में 1 मोल है तो 1 मोलार। तो मोलारिटी भी लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर उसका नॉर्मलिटी का, और मोलारिटी का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मतलब हमें 1 लीटर में कितने मोल्स हैं वो डायरेक्टली पता चल जाएगा। इससे रिलेशन बन रहा है क्या, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में हमें रिएक्शन पता है, हमारा रिलेशन पता है, समझ में आ रहा है ना। रिलेशन पता है क्या है कि इक्विवेलेंट जो हमारा मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर इज
इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट है ना। तो यदि उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास n आएगा नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो ये हो गए हमारे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स जो कि हमें यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, हम वेरियस पैरामीटर्स देखते हैं फिजिकल केमिकल वगैरह। तो उसके पहले वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की डेफिनेशन लिख लो, है ना। क्या है ये चीज़ कि द प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स, द प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स which help in asserting ASSERTING the quality of water। कौन सा वाला वाटर है? रॉ वाटर, है ना। फ्रेश वाटर या रॉ वाटर जो हम लाए गए हैं, मतलब कहाँ सोर्सेस से लिया है। तो asserting the quality of raw water are called as वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। मतलब हमें रॉ वाटर जो मिला है उसकी क्वालिटी को असेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। कौन कौन इनको क्लासिफाई कैसे किया है, लिख लो कि दीज पैरामीटर्स आर क्लासिफाइड अस, दीज THEAC, दीज पैरामीटर्स आर क्लासिफाइड अस। पहला फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। फिजिकल नाम से ही पता चल रहा है कि हम देख के बता सकते हैं कि पानी में यही क्वालिटी तो होनी चाहिए, है ना। बताएंगे वो क्या क्या है। दूसरा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हमें केमिकली पता चलेंगे, है ना। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। बायोलॉजिकल में क्या हो सकता है? जर्म्स तो नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह तो नहीं है ना। तो ये 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। तो फिजिकल में लिख लो, फिजिकल में कौन कौन से हैं ना। फिजिकल के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। पानी का टेस्ट होता है क्या? नहीं होता। और यदि टेस्ट होने लग जाए तो टेम्परेचर। ठीक है, इन सब में क्या है कि हम फिजिकली देख के बता सकते हैं कि कलर क्या है पानी का, है ना। ऑर्डर वगैरह तो नहीं आ रही, टेस्ट वगैरह करके या फिर टेम्परेचर भी चेक करके फिजिकली बता सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो। अपन अलग अलग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स, है ना, इसकी हेडिंग लिख लेना। पानी है, कहाँ से लिया है हमने? कहाँ से पानी लेते हैं हम? कहीं भी ओपन सोर्स से ही लेंगे या फिर ग्राउंड के सोर्स वगैरह से ले सकते हैं, है ना। तो ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि सॉलिड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ना। तो इसलिए हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि उसमें सॉलिड्स है कि नहीं। सस्पेंडेड सॉलिड्स। उसके पहले ये पता होना चाहिए कि सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड टाइप की इम्प्योरिटीज़ कैसी हो सकती है। उसमें ऑर्गेनिक कुछ फूल पत्ती वगैरह भी हो सकता है, या फिर इनऑर्गेनिक टाइप का कुछ केमिकल्स या फिर मिट्टी वगैरह भी हो सकता है ना। तो जो हमारा टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड एक पानी में, अभी समझ लो, मैं लिखूंगा टोटल सॉलिड। टोटल क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक।
है ना, या फिर हो सकता है कि सस्पेंडेड प्लस डिजॉल्व। ठीक है, एक टाइप और भी होता है कि यदि हमने हमारे पास कुछ सॉलिड है, उसको पानी में है और हमने गर्म किया, तो गर्म करने पे वो उड़ गया, इन द सेंस कि वो डिग्रेड हो गया, है ना, तो उसे बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल और जो नहीं उड़ा वो फिक्स्ड। ये होता है टोटल सॉलिड, है ना। अलग अलग बेसिस है, यदि हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे तो टोटल सॉलिड ये हो जाएगा। यदि हम सस्पेंडेड या डिजोल्व सॉलिड के बारे में, सस्पेंडेड वो कि जो हम देख सकते हैं। सपोज करो कि आपने क्या किया, दो क्या लिए, बीकर, ठीक है, इसमें क्या मिलाया, मिट्टी। मिट्टी क्या होता है, SiO2, ये होती है मिट्टी, है ना, सिलिका मिट्टी या फिर क्ले, है ना। एक में मिलाया हमने NaCl, जब नमक हमारे हाथ में था सॉलिड होता है ना। ठीक है, जब इसको देखेंगे तो इसमें हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिख जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं दिखेंगे, है ना। NaCl मिलाया, नमक मिलाया, नमक का पानी हमें पता नहीं चलता। तो ये है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली, कलर वलर हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है कि नहीं, जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, वरना। और कुछ सॉलिड्स होते हैं जो हमें दिखता है, जैसे ये हो गया, क्ले हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, है ना, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिस अलग अलग है ना। वोलेटाइल, फिक्स्ड, कुछ कुछ ऐसे होंगे ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो इसमें हैं अंदर, और जैसे ही हमने गर्म किया तो उड़ गए, अब मिले ही नहीं, है ना। कुछ रहेंगे फिक्स्ड भी रहेंगे, है ना। तो समझ में आया कि सस्पेंडेड का मतलब क्या है। सस्पेंडेड मतलब वो हमें दिख रहा है मिट्टी जैसा, कुछ होते हैं NaCl वगैरह। अब ये जो हमारा जो पैरामीटर है सस्पेंडेड सॉलिड, ये हम मेज़र कैसे करेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कितना है। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल सॉलिड निकालते हैं। टोटल सॉलिड निकालने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं फर्स्ट ईयर्स वगैरह में। कैसे किया है कि हम एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पानी ले लेंगे, जैसे 10 ml 20 ml, है ना, और उसको चाइना डिश बोलते हैं अपन उसको, क्ले की एक डिश रहती है, उसमें डाल के मफल फर्नेस में डाल देते हैं, उसको गर्म करते, हीटअप करते हैं, और आखिरी में पहले तो हमें चाइना डिश का जो वेट है वो पता रहता है, फिर पानी प्लस सॉलिड्स जो बचे हैं उसका और माइनस करके हमें सिर्फ सॉलिड का वेट मिल जाएगा, है ना। तो उससे टोटल सॉलिड मिल गया। सस्पेंडेड सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड कैसे फाइंड करेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम फिल्टर पेपर लेते हैं। क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर 10 ml का फिल्टर किया, तो क्या होगा, जो डिजोल्व है वो तो फिल्टर पेपर के थ्रू निकल जाएगा, है ना, और जो सस्पेंडेड है वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगा। तो सेम वही करना है, पहले ड्राई जो फिल्टर पेपर का वेट वो कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद इस जो हमने फिल्टर कर रखा है जिस फिल्टर पेपर से, उसको सुखाओ मफल फर्नेस में, फिर से उसका वेट करो, जो भी वेट एक्स्ट्रा आया वो क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड, वो ऐड हो गया ना, है ना। तो हमारा जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS इक्वल्स टू टोटल सॉलिड माइनस TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो पता चल गया कि हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। TDS तो पता चल जाएगा कि TDS कैसे निकालते हैं। टोटल सॉलिड निकल गया, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड निकल गया, ये TDS मिल जाएगा, सॉरी ये सस्पेंडेड है, ये TDS है, तो ये डिजॉल्व वाला मिल जाएगा, एंड इससे टोटल एक ही बात है वैसे इक्वेशन में, तो है ना। सस्पेंडेड सॉलिड कैसे, हमने फिल्टर पेपर से निकाल दिया, और डिजॉल्व सॉलिड जो बचा है वो ऐसे निकल गया, लेकिन हमें तो चाहिए था सस्पेंडेड सॉलिड जो हम एक फिल्टर पेपर के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, तो
सस्पेंडेड सॉलिड का लिखो, नहीं उसके पहले लिखो टोटल सॉलिड, कि टोटल सॉलिड क्वांटिफाई ऑल दी सॉलिड्स, total solid quantify all the solids present in water, that is suspended, dissolved, organic and inorganic, कोई भी कैटेगरी के हो, है ना। हम इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको मेजर कैसे करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड, मतलब वे करके वजन निकाल के। कैसे वजन निकालते हैं अभी बताया मैंने, कि हम पानी पानी उड़ा देते हैं, जो सॉलिड्स बच जाता है उसका वे लेके, तो मेजर्ड बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड, दैट इज बाय वेइंग, क्या है ना, मेजर्ड बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड्स, दैट इज बाय वेइंग, फाउंड आउट बाय इवापोरेशन, इवापोरेटिंग द टेस्ट सैंपल, फाउंड आउट बाय इवापोरेटिंग द टेस्ट सैंपल, सैंपल मतलब 10 ml 20 ml, एट 104 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेट ऑफ ड्राई, द वेट ऑफ ड्राई रेसिड्यू इज टोटल सॉलिड, है ना, जो वेट बच जाता है वो क्या है हमारा टोटल सॉलिड। सपोज करो कि 1 ग्राम टोटल सॉलिड मिला और हमने कितना लिया था, मान लो 10 ml लिया था, है ना, तो 1 ग्राम सॉलिड और 10 ml, तो 1 ग्राम पर 10 ml, है ना, तो ये हो जाएगा 0.1 ग्राम पर ml, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम है ना, तो 1000/10 मतलब 100 मिलीग्राम पर ml, है ना, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राम वेट बाय उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पानी है, पानी की में हमारे पास पैरामीटर जो हम निकाल रहे हैं, इनकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक पानी सेफ है। अब ऐसा होता है कि इसमें भी 2 तरह की लिमिट होती है, एक ऐसी लिमिट कि वहाँ तक की आइडियल डिज़ायरेबल लिमिट होनी चाहिए, फिर उसके बाद एक ऐसी लिमिट होनी चाहिए, एक ऐसी लिमिट है जो उसके ऊपर गया तो आपका पानी डिज़ायरेबल मतलब पी ही नहीं सकते, है ना। बीच में आप जैसे जो इन दोनों लिमिट के बीच का जो है उसमें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, मान लो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है तो आप पी सकते, जंगल वंगल में फंस गए 2-4 दिन से भूखे हैं तो मतलब प्यास वास लगी है और है ना, तो पी सकते हैं। तो लिमिट लिख लो इसकी, एक है एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टोटल सॉलिड, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टोटल सॉलिड इज 500 मिलीग्राम पर लीटर, यह है एक्सेप्टेबल, मतलब यहाँ तक की चल जाएगी। कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट, मतलब इस लिमिट से ऊपर गया तो हम पानी नहीं पिएंगे, तो कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट फॉर टोटल सॉलिड इज 2000 मिलीग्राम पर लीटर, कितना 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स का लिख लो कि दीज आर द सॉलिड which comes from inorganic particles like silt, clay, etc. Silt and clay, etc. Organic particles like particle fiber, algae, planktons, etc. etc. And immiscible liquids, immiscible, 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 जो मिलेंगे नहीं लिक्विड, वो भी तो सस्पेंड करेगा ना, लाइक ऑयल, ग्रीस, एक्सेट्रा। हमारा जो
सस्पेंडेड सॉलिड है या फिर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वाटर पर? पहले तो दिखने में भी मतलब आपको दिखेगा कि यार मिट्टी है। दूसरा, हमारे आगे जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं उसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं कुछ, हमने एलम वगैरह डाला, फिटकरी वगैरह, है ना। तो क्या होता है कि या फिर हमने उसको ऑक्सीड वो किया, जर्म्स मारने के लिए हमने कुछ मेथड यूज़ करी, जैसे यूवी मेथड या फिर ओजोन वगैरह। तो ये जो केमिकल्स आप डाल रहे हो तो इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी इफ़िशियंसी कम कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए वैसे भी डिज़ायरेबल नहीं है, पीने के लिए तो डिज़ायरेबल वैसे ही नहीं है, बाकी भी चीज़ों के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। तो लिख लो इसका इम्पैक्ट पानी में क्या होता है। पहला, मैक MEKES, द वाटर aesthetically displeasing, AESTHETICALLY, aesthetically displeasing। दूसरा, provides PROVIDES adsorption sites for chemical, provides adsorption ADSORBTION adsorption sites for chemical and biological reagents। मतलब वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट यदि वो है तो एडजॉर्प्शन मतलब समझते हैं ना, फिजिकल इंटरेक्शन। इसमें ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट कर गए किसी से, ये क्या करते हैं उनको पकड़ लेते हैं फिजिकली अपने अट्रैक्शन फोर्स से, है ना। तीसरा लिखो, दे मे बी बायोलॉजिकल एक्टिव एंड फॉर्म डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे मे बी बायोलॉजिकल एक्टिव एंड फॉर्म डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको कैसे देखते हैं कि जैसे एल्गी वगैरह है या फिर जो भी कुछ ऑर्गेनिक भी तो सस्पेंड हो सकते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, या फिर लार्वा हो गया इसका मॉस्किटोस वगैरह का, तो ये डिजीज़ भी कॉज कर देते हैं, है ना। तीसरा भी होता है, क्या होता है कि ये पानी है, ये सस्पेंडेड है, कहीं ना कहीं तो ये सेटल भी होते हैं। तो ये सेटल कहीं ना कहीं होंगे, तो सपोज करो सेटल हो रहे हैं, पाइप्स वगैरह में सेटल हो रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में, है ना। तो सेटल हो के उसका वहाँ पे इनकस्ट्रेशन कर देते हैं। इनकस्ट्रेशन मतलब उसको पानी को रोकते हैं, है ना, मतलब जमाव हो जाता है। तो लिख दो, लीड्स टू इनक्रस्टेशन, INCRUSTATION स्लैश डिपोजिशन DEPOSITION in pipes and reduce their discharge carrying capacity। कौन से के लिए? सस्पेंडेड सॉलिड्स। डिजोल्व सॉलिड भी करते हैं, लेकिन डिजोल्व सॉलिड का क्या होता है, डिजोल्व सॉलिड जब जैसे कुछ है डिजोल्व सॉलिड जो बाद में किसी से रिएक्ट होके प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब वो भी सस्पेंड हो जाते हैं, झाग आ जाता है ना, किसी भी चीज़ से ऐसा कुछ रिएजेंट आ गया जिससे रिएक्ट हो गया, है ना, तो फिर वो भी इनकस्ट्रेशन कर देते हैं। तो सॉलिड्स का ये दिक्कत है ही है ना। तो क्या है, एंड रिड्यूस देयर डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, दो कारणों से, एक तो एरिया भी कम कर रहे हैं और दूसरा क्या होता है कि जब रफ पाइप हो जाता है धीरे धीरे धीरे, तो वो हेड लॉस भी करते हैं, है ना। तो हेड लॉस जितना ज़्यादा होगा डिस्चार्ज, आपका जो फार्दर एंड पे डिस्चार्ज है ना वो उतना कम हो जाता है ना। तो हम ये सब फ्लूइड्स में भी देखेंगे, हेड लॉस और डिस्चार्ज वगैरह, ठीक है। मेजरमेंट के लिए मैंने बताया पूरा, तो लिख लो, मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, कि द मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज डन बाय वही ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। कैसे? फिल्टर पेपर को अपन ने टेक्निक, दैट इज वेइंग, WEIGHING, वेइंग द फिल्टर पेपर, है ना। ये वाला इक्वेशन लिख लो कि टोटल सॉलिड इज सस्पेंडेड सॉलिड, TSS इक्वल्स टू TDS
टी एस टोटल सॉलिड इक्वल्स टू टी डी एस प्लस टी एस एस, है ना, जिससे हमारा ये रिलेशन आया। हमने क्या किया, इसको इधर ले गए तो टी डी एस मिल गया। तो डिजॉल्व सॉलिड हम ऐसे नहीं मेजर कर सकते, इसलिए, है ना। ये दोनों इक्वेशन लिख लो। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखो, ऑर्गेनिक सॉलिड्स बोथ इन टोटल एंड सस्पेंडेड फॉर्म, मतलब डिजॉल्व या फिर सस्पेंडेड फॉर्म, कैन बी डिटरमाइंड बाय firing the test sample, firing the test sample and residue in muffle furnace and residue in muffle furnace at 600 से 600 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्गेनिक सॉलिड्स निकालने के लिए हम एक स्टेप फर्दर करते हैं। अभी जब हम टोटल सॉलिड निकाल रहे थे तो हमने टेम्परेचर रखा था 104 डिग्री सेंटीग्रेड। 104 रखने का इसको इस टेम्परेचर पर रखते थे और 2-3 घंटे के लिए रखते थे, ताकि जितना भी पानी है सारा का सारा चला जाए, उड़ जाए, सिर्फ पानी, क्योंकि हमें सॉलिड्स को नहीं उड़ाना है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हम वो करेंगे तो हमारे जो ऑर्गेनिक सॉलिड वगैरह हैं वोलेटाइल होते हैं, वो डिग्रेड होके उड़ जाते हैं, है ना। तो पहले हम टोटल सॉलिड निकालते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए हम क्या करते हैं, हम उस टोटल सॉलिड को, ये जो सैंपल है 104 पे पहले हमने कर लिया, वे कर लिया, है ना, हमें डेटा मिल गया कि इतना टोटल सॉलिड है। अब क्या करेंगे, अब 600 डिग्री पे फिर से इसको गर्म करेंगे। तो 600 डिग्री पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक है वो उड़ जाएगा, वोलेटाइल वाला वो उड़ जाएगा, बाकी जो नॉन वोलेटाइल है या फिर इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं वो रह जाएगा, है ना। तो उससे हमें जो उड़ गया उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, फिर से वे कर लेंगे, जो दोनों का डिफरेंस आया वो उड़ गया, वो है ऑर्गेनिक, है ना। तो लिखो, एट दिस THIS टेम्परेचर organic solid will be vaporized, leaving behind inorganic solids, leaving behind inorganic solid। हमारा ऑर्गेनिक जो फ्रैक्शन होता है, ऑर्गेनिक, अच्छा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझते हो। ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड जनरली जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है ना, वो ऑर्गेनिक होते हैं। जनरली बोला है, ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 95% ये लग जाएगा। कहाँ, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है वो ऑर्गेनिक है। बाकी यदि कार्बन की बॉन्डिंग कहीं और है या और किसी और कंपाउंड की बॉन्डिंग कहीं वो है तो वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस को हम, मतलब जो ऑर्गेनिक है उनको जब हम हीटअप करते हैं तो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। किस में, सबसे स्टेबल फॉर्म CO2 प्लस वाटर प्लस और दूसरी गैसेस, मान लो कुछ कंपाउंड है नाइट्रोजन के भी है उसमें, तो वो अपने अपने हिसाब से रेस्पेक्टिव गैसेस में निकल जाते हैं। तो लिख लो, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड leaves, LEAVES, leaves कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O प्लस गैसेस, कोई सी भी हो सकती है। यदि क्लोरीन की कंपाउंड्स भी हैं कुछ उसमें, अंदर क्लोरीन वगैरह भी है, तो वो क्लोरीन गैस या इसमें निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम जनरली इन्वायरमेंट में इनको क्या बोल देते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉलिड है वो वोलेटाइल है और इनऑर्गेनिक सॉलिड है वो फिक्स्ड है, जनरली बोल देते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये 100% वैलिड कर जाएगा कि ऑर्गेनिक, लिख लो कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स
आर ऑल्सो कॉल्ड अस volatile solid and inorganic solids are called as fixed solid, है ना। एक क्वेश्चन होता है, जनरली सभी लोग ने सुना होगा एक क्वेश्चन कि लोग बोलते हैं कि यार हम जब पानी को उबालते हैं तो जम्स मर जाते हैं लेकिन डेड बॉडी तो वहीं रह जाती है। ऐसा बोलते हैं ना मज़ा लेने के लिए लोग कि इसका जवाब बताओ। तो उनको बोलना कि जब हम पानी उबालते हैं, है ना, उसका टेम्परेचर हायर होता है ना, तब और क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गेनिक है ना, तो वो लोग वोलेटाइल सॉलिड है वो निकल जाते हैं, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेड बॉडीज़ नहीं रहती है पानी में, है ना, जर्म्स की। तो ये दिमाग चलाने की बात है, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड, देखो टोटल सॉलिड की हमने लिमिट देखी थी, क्या देखी थी कि हमारा 500 से 2000 के बीच में, 500 था एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉस्ट फॉर रिजेक्शन इज 2000। सस्पेंडेड सॉलिड का है 30 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। तो एसएस का लिख लो, परमिसिबल लिमिट फॉर एसएस सस्पेंडेड सॉलिड इज 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टर्बिडिटी। सॉलिड समझ में आया। सॉलिड में कुछ नहीं है, सारा का सारा मिट्टी का खेल है, ये देखा जाए तो। पहली बात उसमें मतलब वही दिमाग में आएगा, बाकी हमने सारा देख लिया कि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब फूल पत्ती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी है, कुछ सस्पेंड कर रहे हैं, है ना, तो सस्पेंडेड सॉलिड है। दूसरा टर्बिडिटी। टर्बिडिटी आप लोगों ने वैसे ही देखा होगा कि लोग बोलते हैं टर्बिड वाटर जनरली रेनी सीजन में। तो हम देखते हैं, मैंने क्या किया, मेरे पास एक, ये क्या है, क्या दिख रहा है, ये एक पत्थर है, कितने ग्राम का, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का मैंने पत्थर लिया, है ना, और मैंने 2 बीकर ले लिए, ठीक है, ए एंड बी, इनमें पानी भरा है, कितना, 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है, दोनों में भर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें ये डाल दिया, एक है, ये एक पत्थर है छोटा सा, 1 ग्राम का डाल दिया, और इस वाले में क्या किया, इसको है ना फाइनली डिवाइड किया, ऐसे कैसे, मिक्सर वगैरह में पीस दिया, और ये हमने डाल दिया इसमें। तो ये जब हम डाल देंगे इसमें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, और यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा। आपने थ्रस्टी क्रो की बात तो सुनी होगी कि वो पानी में पेबल्स डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो बाद में उस स्टोरी में ये होता है कि वो पानी पी लेता है ना, कौवा पानी पी लेता है। तो जो पेबल्स हैं वो तो डिजोल्व हो रहे हैं ना, सस्पेंड हो रहे हैं, वो तो अंदर गए हैं, वो पानी का लेवल बढ़ा दिया और पानी अभी भी क्लियर दिख रहा है। लेकिन वही 1 ग्राम का सॉलिड यदि मैंने ऐसे डाल दिया तो शायद वो कौवा नहीं पीता, क्योंकि उसको नाली और वो तो पहले भी दिख रहे थे, वो कुआं घड़े में ही क्यों आया वो, क्योंकि उसको फ्रेश वाटर चाहिए था, है ना। तो यदि इसमें मैं देखूं तो इसमें सॉलिड, टोटल सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या है, 1 ग्राम, कितने लीटर में, 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे भी 1 ग्राम पर लीटर। तो टोटल सॉलिड तो दोनों में सेम नहीं है, लेकिन नेचर देखो कि भाई ये अभी भी फ्रेश मतलब क्लीन वाटर है, क्योंकि पी सकते हैं, ये हटा देंगे हम, लेकिन ये नहीं हटा पाएंगे। तो इसे बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब जरूरी नहीं, टर्बिडिटी का मतलब ये है कि हम इससे ये पता करते हैं कि भाई उनकी फाइननेस कितनी है, ठीक है, मतलब फाइननेस फाइंड करने के लिए भी नहीं, मैं बता रहा कि टर्बिडिटी में उसका नेचर भी पता चल जाता है कि यदि बहुत ज़्यादा टर्बिड वाटर है तो मतलब ये नहीं निकलेगा आसानी से, तो वो एक पैरामीटर हो गया था कि अपने को पता चल जाएगा कि ये लेस टर्बिड है, ये हाईली टर्बिड है। सेम है ना, सॉलिड तो दोनों में एक, सॉलिड का कंसेंट्रेशन दोनों में सेम है, ठीक है। तो टर्बिडिटी का लिख लो। टर्बिडिटी हम मेजर कैसे करते हैं,
और उसका प्रिंसिपल क्या है कि टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ turbidity is the measure 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 of extent to which turbidity is the measure of extent to which light is either absorbed or scattered by suspended material in water. However, it is not a direct quantitative measure of suspended solid. है ना, सस्पेंडेड सॉलिड कहाँ से मेजर करेंगे? फिल्टर करके। अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते कि हाईली टर्बिड वाटर है तो वो उसमें सॉलिड्स ज़्यादा ही होंगी, जरूरी नहीं है। फाइननेस वगैरह पे भी डिपेंड करता है टर्बिडिटी। ठीक है, नोट लिखो कि सस्पेंडेड सॉलिड डिपेंड्स अपॉन concentration, whereas turbidity depends on both concentration and fineness of particles in water। ठीक है, देखो इसमें और इसमें एक चीज़ और का अंतर है कि इसका सरफेस एरिया कम रहेगा। हमें पता है कि जब ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वही जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए साइट्स मिल जाएगी और उतना ज़्यादा वो, तो जितना ज़्यादा टर्बिड वाटर उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा वो। तो इसके इम्पैक्ट्स लिख लो, टर्बिडिटी के इम्पैक्ट्स लिख लो। पहला कि डिसइंफेक्शन ऑफ टर्बिड वाटर, disinfection of turbid water is difficult because the suspended solids, SS लिखा करो, सस्पेंडेड सॉलिड इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, तो SS में पार्शियली शील्ड, SS में मतलब सस्पेंडेड सॉलिड में पार्शियली शील्ड, SHIELD शील्ड, रोक देंगे द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स, है ना, ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डिसइंफेक्ट। ठीक है, काई के कारण ब्रैकेट में लिख लो एड्जॉर्प्शन। सेकेंड, दूसरा ये होता है कि यदि हाईली टर्बिड बॉडीज रहती है, वाटर बॉडीज, तो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, यहाँ पे बॉटम तक पहुँच जाएगी, यहाँ पे शायद ना भी पहुँचे, कम पहुँचेगी, क्योंकि लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो लिख लो कि इन नेचुरल बॉडीज टर्बिडिटी इंटरफियर्स interferes with light penetration and hence with the photosynthetic reactions। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, और हमारे जो प्लांट्स हैं, मान लो जो वाटर प्लांट्स है जो अंदर रहते हैं, प्लांट्स जो अंदर ग्रो करते हैं, वो हवा में तो उसमें तो ग्रो नहीं करेंगे, उनको तो बॉटम तक लाइट चाहिए, है ना, तो नहीं पहुंचती। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस विच गिव्स ऑक्सीजन टू द वाटर। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी, कि टर्बिडिटी को हम मेजर कैसे करेंगे। उसकी दो मेथड्स हैं, एक तो फील्ड मेथड्स, फील्ड पे कैसे करेंगे, और लैब मेथड्स, है ना। फील्ड मेथड जनरली कहाँ यूज़ होगी, मतलब एक मोटा माटी आइडिया लेने के लिए फील्ड मेथड्स वगैरह, और जो लैब मेथड्स है वो एक्यूरेट रहेगी, है ना। तो लिख लो
फिल्ड मेथड में टर्बिडिटी रोड, फील्ड मेथड में एक ही है, टर्बिडिटी रोड। सेकंड है लैब मेथड्स। लैब मेथड में पहला है जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। टर्बिडिटी मीटर मतलब टर्बिडिटी मेजर करने का मीटर है ना। आप सबने अपना अपना बनाया है, तो एक पर्टिकुलर कोई वो नहीं है कि ये टर्बिडिटी मीटर है ना, जिससे टर्बिडिटी फाइंड कर सकते हैं वो टर्बिडिटी मीटर। तो पहला है जैक्सन्स, JACKSONS, जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। सेकेंड इज बेलिस, BAYLIS, टर्बिडिटी मीटर। सेकेंड बेलिस टर्बिडिटी मीटर। थर्ड इज नेफ्लोमीटर, NEPHELOMETER, नेफ्लोमीटर। ठीक है, इस क्लास में इतना ही है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इन मेथड्स को अच्छे से पढ़ेंगे है ना। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय।